जयतु संस्कृतम। सबसे पहले तो हम अपने आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है संधि, जो संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत की कोई परीक्षा हो और उसमें संधि से प्रश्न ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। संधि माने होता है मेल। संधि माने होता है मेल। मेल यानी कि जोड़, दो वर्णों को आपस में जोड़ देना ही संधि कहलाता है। अब हम देखते हैं कि संधि शब्द बना कैसे है। इसमें एक सूत्र है, उपसर्गे धो की, जिसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। इसके मेल से संधि शब्द बना है। अब की प्रत्यय से का लोप कर देते हैं, बचता है ई, बन जाएगा सम धन धा धन ई। ई वे छोटी ई है, बड़ी ई नहीं है। अब एक सूत्र आता है मो अनुस्वारा। संधि में आगे जब पढ़ेंगे तो एक सूत्र आता है मो अनुस्वारा। इस सूत्र के द्वारा जो सम में माँ है, माँ का अनुस्वार हो जाता है। अब बन गए ये शब्द सम धन धी, यानी सम को मिला देंगे। सम में माँ का वो अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार हो गया तो सम धन धी हो जाएगा। आगे धा धातु है और की प्रत्यय है, की प्रत्यय से ई ले लिए और धा धातु से धा ले लिए, तो ये बन जाएगा संधि। और एक सूत्र और आता है अनुस्वारसी यही परस्वर्णा। आगे संधि में आप इसको भी पढ़ेंगे। अनुस्वारसी यही परस्वर्णा सूत्र में जो बाद वाला ना होता है, अनुस्वार से ये परस्वर्णा सूत्र से जो अनुस्वार होता है इसका ना हो जाता है, यानी बाद वाला वर्ण जो हो जाता है वो ना के रूप में बदल जाता है, तो ये बन जाता है संधि। इस तरह से संधि शब्द बना है। संधि का अर्थ है जोड़, इसको पहले ही बता चुके हैं। संधि का अर्थ है जोड़। जोड़ माने आपस में दो वर्णों को जोड़ना। जहां पर दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं और उससे कोई नया विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहलाता है। देखिए, इसमें दिया गया दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। जहां पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उन वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। संधि माने होता है दो वर्णों को सन्निकट में ला देना, एकदम नजदीक में कर देना, उनके अंदर निकटता आ जाए, नजदीकी आ जाए, उसी को संधि कहते हैं। एक सूत्र है पनः सन्निकर्षः संहितः, यानी वर्णों का समीप में आना ही संधि कहलाता है। जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं उसी को संधि कहते हैं। वर्णों को आपस में मिलाना और समीप में लाना ही संधि कहलाता है। जहाँ पर दो वर्णों में अत्यंत समीपता हो, नजदीकी हो, निकटता हो, उसी को संहिता कहते हैं। यानी जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिल रहे हो उसी को संधि कहते हैं। इस सूत्र का यही मतलब है। आइए देखते हैं। अब संधि तो समझ में आप लोगों के आ गई होगी। अब संधि के कितने भेद होते हैं, पहले संधि के भेद को जानते हैं कि कितने प्रकार का होता है। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि को का दूसरा नाम अच संधि भी है, यानी स्वर संधि को हम दूसरे रूप में अच संधि भी कहते हैं। और एक व्यंजन संधि होती है, व्यंजन को हम हल संधि कहते हैं। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यंजन को हल कहते हैं
और स्वर को अच कहते हैं, इसलिए स्वर संधि अच के रूप में हो गया और व्यंजन संधि हल के रूप में हो गया। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है, परीक्षा में आता भी है अक्सर, और व्यंजन का दूसरा नाम हल संधि है। और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पर स्वर वर्णों के बाद में स्वर वर्ण आता है, यानी कि जहां पर दो स्वरों के मध्य में जो मेल होता है, जो मिलान होता है, उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। और जहां पर व्यंजन संधि उसे कहते हैं जहां पर पहले व्यंजन आता है, यानी जो पहला वर्ण आता है, जहां दो शब्द मिलते हैं, दोनों शब्दों के मिलने में जो पहला शब्द रहता है उसका अंतिम वर्ण लिया जाता है और जो अंतिम वर्ण रहता है उसका पहला शब्द लिया जाता है। तो दोनों के मिलने से जो विकार होता है उसी को संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में ऐसा होता है, पहले का वर्ण जो रहता है वो व्यंजन रहता है, बाद का वर्ण चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी हो सकता है। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि उसे कहते हैं विसर्ग में पहला वर्ण जो रहता है वो विसर्ग रहता है और जो बाद वाला वर्ण रहता है वो कोई भी वर्ण हो सकता है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में कितनी संधियां होती हैं? स्वर संधि में होते दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, यण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, अयादि संधि होती है और एक पररूप और पूर्व रूप संधि होती है। इतनी स्वर संधि में संधि आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्वर संधि को देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। हाँ, पहले देख लीजिए से एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए कि स्वर संधि जो संधि है कैसे मिलने पर होता है। जैसे रमा, एक मिनट, रमा धन ईसा, यहाँ पर से रमा में आ ले लिए और यहाँ पर ई ले लिए। अब इन्हीं दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, दोनों के मिलने से क्या विकार होगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा रमेशा, ए रमेशा शब्द बन गया। जिसे परम धन अर्थी हुआ, परम धन अर्थी हो गया। यहाँ पर परम में आ है और यहाँ भी आ है। अब आ और आ दोनों मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा। इसको हम दीर्घ संधि भी समझाएंगे, लेकिन कैसे मिलान होता है, कैसे संधि बनती है, कैसे इसमें विकार उत्पन्न होता है, ये देख लीजिए। देखिए, परम में यहाँ पर आ मिला और अर्थी में आ मिला, दोनों के मिलने से यहाँ पर बड़ा आ बन गया, बड़ा आ बन जाएगा। इस तरह से दो वर्णों के मिलने, शब्दों के मिलने से नहीं होता है, वर्णों के मिलने से जहाँ पर विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी वर्णों से मिलने वाला जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र से अगर समझ में आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं अक किसे कहते हैं। अभी अक क्या है, अक किसे कहते हैं, इसके पहले आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रत्याहार वर्ण में, प्रत्याहार में अक इक वो इस तरह से तमाम प्रत्याहार बताया गया है। तो जो माहेश्वर सूत्र में आयुड़ से लेकर के री लिख के का तक जितने वर्ण आते हैं वो अक प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो अक में क्या आएगा? आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा और ली आएगा। ये 5 वर्ण आ जाते हैं। आ, ई, उ, री, ली। इस तरह से ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। सवर्ण माने क्या होता है? सवर्ण माने होता है उसी के समान वर्ण। किसके समान वर्ण? जिसके समान हम आगे पढ़ चुके हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान समान हो उसी को सवर्ण कहते हैं। दीर्घा, दीर्घा माने होता है बड़ा,
यानी जहाँ पर आ ई उ री ली के बाद पुनः आ ई उ री ली आता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा है दीर्घ संधि की, जब आ छोटा आ यानी दीर्घ और हर्ष दोनों लिया जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी आ ई उ री ली के पश्चात इनके स्वर्ण आते हैं तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री बन जाते हैं। इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। यानी अगर आ के बाद आ आता है तो बड़ा आ बन जाएगा, ई के बाद ई आता है तो बड़ी ई बन जाएगा, ऊ के बाद ऊ आता है तो बड़ा ऊ बन जाता है, और री के बाद री आता है तो बड़ा री बन जाता है। इसके उदाहरण के जैसे समझते हैं, आइए देखते हैं इसके उदाहरण में क्या है। देखिए यहाँ हिम धन आलय, हिम में हिम के माँ में हमको आ मिल गया और आलय में बड़ा आ मिल गया। अब बड़ा आ को छोटा आ में मिलाने में तो तीसरा तो होगा ही नहीं, यानी बड़ा आ से बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका बड़ा आ ही होगा। ये देखिए बड़ा आ हो गया। अब इन दोनों को मिला, देखिए यहाँ पर लिखा भी है बड़ा छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हिमालय बना। अब देखो पहले ये समझ लीजिए कि अभी आप पूछेंगे कि आ इसमें हिम में आ कहाँ से आ गया, तो जितने भी शब्द जितने भी वर्ण हैं वो बिना स्वर के अधूरे हैं। व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं वो बिना स्वर के अधूरे हैं, यानी उसी आ जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जो आ स्वर है, स्वर में जितने भी वर्ण आते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो अपने आप में प्रतंत्र है, बिना स्वर के अधूरे हैं। तो ये हिम हमारा ऐसे बना, हिम यहाँ से लेंगे हा धन ई धन मा धन आ, इस तरह से। तो इतने वर्णों से हमारा हिम बना हुआ है। तो हम हमको लास्ट वाला वर्ड ही लेना है, तो लास्ट में यहाँ आया है, आ ले लिए और आले से आ ले लिए। अब दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, हिमालय बन गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है शास्त्र धन अगार। तो शास्त्र में देखिए इसमें आ मिल गया हमको, अगार में बड़ा आ मिल गया। अब दोनों मिला देंगे तो ये बड़ा आ हो गया, ये शास्त्रागार बन गया। अद्य धन अपि, अद्य में देखिए छोटा आ मिल गया और अपि में भी छोटा आ मिल गया। अब छोटा आ दोनों मिल करके क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये हमारा वर्ण क्या बना, अद्यापि बना। अब आ की मात्रा का तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं ई की मात्रा वाला। देखिए ई में रवि में हमको ई मिला है, यहाँ पर ई मिला और इंद्रा में भी ई मिल गया। अब दोनों को मिला देंगे तो बड़ी ई हो जाएगा। तो जो यहाँ पर रवि में यहाँ छोटी ई की मात्रा थी और इंद्रा का ई मिला देंगे तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, तभी यहाँ पर रविंद्रा बन गया। रवि से ओ रवि बन गया तो बन गया रविंद्रा। इसी तरह से है गौरी धन ईशा। गौरी धन ईशा, गौरी में देखिए बड़ी ई मिला और ईशा में भी बड़ी ई मिला। अब बड़ी ई से बड़ा तो कोई होता नहीं है, बड़ी ई का बड़ी ई ही होगा, तो दोनों मिलकर के यहाँ बड़ी हो गया और यहाँ शब्द बन गया गौरी शाह। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए, श्रीधन ईसा। श्री में हमको बड़ी ई मिला और ईशा में भी बड़ी मिल गया, दोनों मिलकर के बड़ी हो गया, ये बन गया हमारा शब्द श्री शाह। अब आ की मात्रा का हो गया, ई की मात्रा का हो गया। अब हम ऊ की मात्रा का भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भानुधन उदया है, भानु में देखिए छोटा ऊ मिला और उदया में भी हमको छोटा ऊ मिला। अब छोटा ऊ दोनों मिला करके बड़ा ऊ हो गया और यहाँ पर शब्द बन गया हमारा भानुदया। इसी तरह से गुरु धन उपदेशा है, गुरु धन उपदेशा, गुरु में देखिए ऊ मिला और उपदेशा में भी ऊ मिल गया। अब ऊ और ऊ मिल करके यहाँ बड़ा ऊ हो गया और ये हमारा शब्द बन गया
गुरूपदेशा। इसी तरह से बधूधन उत्सवा है, बधूधन उत्सवा को भी हम मिला देंगे तो बधूत्सवा हो जाएगा। साधु धन उत्तम है, इसी तरह से साधु धन उत्तम। देखो साधु में भी हमको छोटा वो मिला, इधर उत्तम में भी मिल गया। अब इस दोनों को मिला देंगे, साधु धन उत्तम को मिला देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा साधु उत्तम। अब आ की मात्रा का हुआ, ई की मात्रा का हुआ, ऊ की मात्रा का हुआ। अब इसके बाद फिर बारी आती है री की मात्रा का। आइए हम री की मात्रा का भी देख लेते हैं। यहाँ पर मात्र धन ऋणम है, मात्र में देखिए री मिला है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है री मिला हुआ है और ऋणम में भी री मिला हुआ है, तो दोनों मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मात्र ऋणम। इसी तरह से और भी री के उदाहरण है, जैसे पितृ धन ऋणम है, पितृ धन ऋणम। अब यहाँ पर पितृ से हमें री मिला और यहाँ भी री मिल गया। अब दोनों री और री मिल करके बड़ी री हो जाएगा तो ये हमारा शब्द बन जाएगा पितृ, और यहाँ पर भी लग जाएगा री बड़ी री और यहाँ पर हो जाएगा पितृ ऋणम हो जाएगा। इसी तरह से होत्र धन ऋकारा है, एक है होत्र धन ऋकारा। यहाँ देखिए री मिला और यहाँ भी री मिला। अब दोनों मिलकर के ये बड़ी री बन जाएगा और शब्द जब वर्णों को मिला देंगे तो होत्र ऋकारा बन जाएगा। ऐसे होत्र यहाँ री और यहाँ पर कारा हो गया, होत्र ऋकारा। इस तरह से तो हमारा ये दीर्घ संधि का उदाहरण था। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं और पढ़ने में भी आप लोगों को दीर्घ संधि थोड़ी सी सरल भी लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दीर्घ संधि और संधि तथा संधि के प्रकार अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम अगली संधि के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।